हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड को पढ़ा है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, देख सकते हैं, या आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोकेमिस्ट्री के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। बीटा ऑक्सीडेशन को सबसे पहले फ्रेंच नूप ने 1904 में डिस्कवर किया था। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड का, इसको सबसे पहले फ्रेंच नूप नामक साइंटिस्ट ने 1904 में डिस्कवर किया था। तब से ही हम लोग जानते हैं कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के मेथड को डिटेल में 1950 में ई नीडी और ए लेहनिंजर जैसे साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था। तो ई नीडी, ए लेहनिंजर ऐसे कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीटा ऑक्सीडेशन के मेथड को डिटेल में खोजा था, और वो कब? 1950 में। उससे पहले फ्रेंच नूप ने बताया था 1904 में, पर इन्होंने पूरा डिटेल प्रोसेस नहीं बता पाया था। ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो फैटी एसिड है या लिपिड है उसे तोड़ना और उसे तोड़कर एनर्जी बनाना। तो फैटी एसिड को तोड़ना या लिपिड को तोड़कर एनर्जी बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग इसका बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे देखते हैं स्टेज ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, इसके क्या क्या स्टेज होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है फैटी एसिड एक्टिवेशन। फैटी एसिड को एक्टिव करना। जिस भी फैटी एसिड को हमें ऑक्सीडाइज करना है, जिस भी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करना है, उसे सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद ही उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा। तो एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है जरा देख लेते हैं। मान के चलो ए एक फैटी एसिड है, RCH2CH2C डबल बॉन्ड O। तो ए एक फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड को ऑक्सीडेशन करना है, बीटा ऑक्सीडेशन करना है। तो सबसे पहले इसको एक्टिवेट किया जाएगा। तो एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम आता है, थायोकाइनेज एंजाइम। और ये थायोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे एनर्जी जोड़ देता है। क्या जोड़ देगा? एनर्जी जोड़ देगा। इसके लिए एटीपी का यूज करता है, जिससे एडीपी और आईपी निकल जाते हैं, और यहाँ पे एएमपी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा? एएमपी जुड़ जाता है। देखो RCH2CH2C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस है ना, तो RCH2CH2C डबल बॉन्ड O है। ठीक है। यहाँ से एक ऑक्सीजन हट जाता है और उसके जगह पे एएमपी, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ जाता है। तो इस तरीके से थायोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे एएमपी जोड़ने का काम करता है, यानी एनर्जी जोड़ने का काम करता है। क्योंकि एक्टिवेट करना है किसी भी कंपाउंड को, तो उसमें एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो एएमपी जोड़ने पर जो कंपाउंड बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये फैटी एसिड था, इसमें एएमपी जोड़ा गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एसाइल एडिनाइलेट। क्या बोलेंगे? एसाइल एडिनाइलेट। तो एसाइल एडिनाइलेट नामक कंपाउंड बनता है। ये भी फैटी एसिड का एक फॉर्म ही है। अब एसाइल एडिनाइलेट बन चुका है, तो एसाइल एडिनाइलेट में कोएंजाइम एएसएच जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? कोएंजाइम एएसएच। तो कोएंजाइम एएसएच जोड़ने पर जो कंपाउंड बनता है वह कंपाउंड है एसाइल कोएंजाइम ए। तो ये कहाँ पे जुड़ता है कोएंजाइम एएसएच? देखो RCH2CH2 यहाँ तक सेम है। ठीक है। उसके बाद में C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी है। उसके बाद में यहाँ से S यहाँ जुड़ जाएगा और कोएंजाइम ए यहाँ पे जुड़ गया। तो एएमपी और ए हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा, और एएमपी जो यहाँ एएमपी जुड़ा था वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एसाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एसाइल कोएंजाइम ए है, ये फैटी एसिड का एक्टिव फॉर्म है। ये एसाइल कोएंजाइम ए आगे बीटा ऑक्सीडेशन में जा सकता है। अब इसको हम लोग एक्टिव कर लिए ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। फैटी एसिड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो एसाइल कोएंजाइम ए बन चुका है, उस एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साइटोसोल में है एसाइल कोएंजाइम ए, इसको अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे, तभी तो इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने के लिए क्या करना होता है? देखिए, फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कराने के लिए कार्निटिन कैरियर सिस्टम होता है।
जो भी फैटी एसिड होते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम ऐसे ही एंटर नहीं करा सकते। उसके लिए एक सिस्टम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्निटिन सिस्टम। क्या बोलेंगे? कार्निटिन सिस्टम, ठीक है? यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कार्निटिन कैरियर सिस्टम। आगे देखते हैं किस तरीके से होता है कार्निटिन कैरियर सिस्टम। जरा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ देखिए कार्निटिन कैरियर सिस्टम किस तरीके से होता है। इधर वाला भाग है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इधर वाला भाग है साइटोसोल। साइटोसोल में फैटी एसिड का एक्टिवेटेड फॉर्म है एसाइल कोएंजाइम ए। साइटोसोल में एक और एंजाइम होता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये जो कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, इस एसाइल को एंजाइम ए में कार्निटिन को जोड़ देता है। क्या करता है? एसाइल को एंजाइम ए में कार्निटिन को जोड़ देता है। तो एसाइल को एंजाइम ए में कार्निटिन को जोड़ता है, उस दौरान एक को एंजाइम एसएच को बाहर निकाल देता है। मतलब यहाँ जो जुड़ा हुआ को एंजाइम ए है, उसको बाहर कर देगा और उसके जगह पर कार्निटिन को जोड़ देगा। तो यहाँ से को एंजाइम ए एसएच बाहर हो गया और इधर से कार्निटिन जुड़ गया। तो यहाँ पे एसाइल को एंजाइम ए में कार्निटिन जुड़ चुका है। अब ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी कार्निटिन जुड़ चुका है। या फिर इस मेम्ब्रेन में जो कार्निटिन कैरियर प्रोटीन लगे होंगे, वो अभी इस कंपाउंड को इस मेम्ब्रेन के पार करा देंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करा देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा ये जो कार्निटिन जुड़ा हुआ एसाइल कोएंजाइम ए है, ये अब कार्निटिन कैरियर प्रोटीन के थ्रू आराम से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर जाता है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है, मैट्रिक्स में आने के बाद यहाँ भी एक दूसरा एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज। जो साइटोसोल में था, वही एंजाइम सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, पर ये दूसरा एंजाइम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर था। ठीक है? तो ये कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, अब यहाँ से इस एसाइल कोएंजाइम ए में जो कार्निटिन जुड़ा है, यहाँ से कार्निटिन को हटा देगा और कोएंजाइम ए एसएच को जोड़ देगा। तो यहाँ से क्या किया देखिए, कार्निटिन को अलग कर दिया और कोएंजाइम एसएच को इस कार्निटिन के स्थान पर जोड़ दिया। तो वापस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन गया? एसाइल कोएंजाइम ए बन गया। इस तरीके से यहाँ से एसाइल कोएंजाइम ए को लिया गया और कार्निटिन कैरियर सिस्टम द्वारा इस एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा दिया गया। अब ये एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाने के बाद में इसका बीटा ऑक्सीडेशन किया जाता है। ठीक है? तो ये 2 स्टेप हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जैसे एस्पिरेंट के पास ज़रूर शेयर करिएगा। साथ में जो लोग इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम ए इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कोएंजाइम ए का बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब हम लोग मैट्रिक्स के अंदर एसाइल कोएंजाइम ए को पहुंचा चुके हैं, तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जो 2 स्टेप मैंने पीछे बताए, वो 2 स्टेप आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं, शॉर्टकट चलना चाहते हैं, तो फिर से मैं उन 2 स्टेप को यहाँ पे शॉर्ट वे में बताते हुए आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जो 2 स्टेप हमने बताए थे, क्या किए थे उन 2 स्टेप में हम लोग? फैटी एसिड था, फैटी एसिड को थायोकाइनेज एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए में बदल देता है। इसके लिए यहाँ पे कोएंजाइम ए एसएच जुड़ता है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है और एडीपी आईपी बनता है। ठीक है? फैटी एसिड को एसाइल कोएंजाइम ए में बदल दिया जाता है और ये जो एसाइल कोएंजाइम ए है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है फैटी एसिड का। ठीक है? तो सबसे पहले फैटी एसिड एक्टिवेशन हो गया। अब फैटी एसिड एक्टिवेशन होने के बाद कार्निटिन कैरियर सिस्टम होता है। कार्निटिन कैरियर सिस्टम में एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाता है। इधर वाला रीजन साइटोसोल था, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कार्निटिन कैरियर सिस्टम या कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस एसाइल कोएंजाइम ए को अंदर लाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है? ऐसे भी आप लोग शॉर्टकट लिख सकते हो। तो मैं यही कार्निटिन कैरियर सिस्टम कैसे होता है उसको डिटेल में पीछे बताया। ठीक है? और कैसे एक्टिवेशन होता है उसको भी डिटेल में पीछे बताया। तो आप लोग वैसे भी डिटेल में बता सकते हो या फिर ऐसे शॉर्ट में भी बता सकते हो।
अब हम लोग आगे का प्रोसेस पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस एसाइल कोएंजाइम ए का डिग्रेडेशन कैसे होता है, बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये एसाइल कोएंजाइम ए आ चुका है। इसका आगे क्या प्रोसेस होता है, इसको डिग्रेड कैसे किया जाता है, इनका बीटा ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है, देखते हैं। ये जो एसाइल कोएंजाइम ए है, इस एसाइल कोएंजाइम ए से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाता है। इसके लिए एक एंजाइम काम करता है, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है मतलब हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो ये एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस एसाइल कोएंजाइम ए में से हाइड्रोजन को बाहर करता है और उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे FAD, और 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो FADH2 बन जाता है। क्या बन जाएगा? FADH2। और ये हाइड्रोजन कहाँ से निकलते हैं देखिए, RCH2 है, RCH2 यहाँ भी है, फिर यहाँ CH2 CH2 है और यहाँ पे CH मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, जिनको FAD एक्सेप्ट करता है और FADH2 बन जाता है और बाकी सेम है, ठीक है? तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए। क्या बोलेंगे? ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए। मैंने फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस में यहीं तक का प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए बनता है। इसके आगे अगर हम लोग पढ़ते तो एसाइल कोएंजाइम ए ही बनता, फिर फैटी एसिड बनता, उधर के प्रोसेस को हम लोग पढ़ते। तो ट्रांस डेल्टा कोएंजाइम ए भी फैटी एसिड का ही एक रूप है, ठीक है? यहाँ पे ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए बन चुका है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे वाटर ऐड करना है इसमें। किसमें? ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए में वाटर ऐड करना है। इसके लिए एक एंजाइम होता है इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज। ये एंजाइम ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए में वाटर को ऐड करता है। जब ये एंजाइम ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए में वाटर ऐड करेगा, तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसमें H2O जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे RCH2, यहाँ भी RCH2 है, यहाँ CH है, यहाँ CH है और CH के पास OH जुड़ा है। मतलब H2O को अगर हम लोग तोड़ें तो HOH इस तरीके से 2 H है, H2 और एक O, तो यहाँ से OH यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है? एक हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है और CH2 बन जाता है, बाकी सेम है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसको फिर से तोड़ा जाएगा। तो इनमें से अब हाइड्रोजन को बाहर किया जाता है। क्या करा जाएगा? हाइड्रोजन को बाहर किया जाएगा। तो इसके लिए एक एंजाइम काम करता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला एंजाइम, हाइड्रोजन को बाहर निकालने वाला एंजाइम, ठीक है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है NAD+। कौन? NAD+ और बन जाता है NADH2। क्या बन जाएगा? NADH2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ-कहाँ से बाहर निकल रहा है देखिए, यहाँ RCH2 है, यहाँ भी RCH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ए वाला हाइड्रोजन एक, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, जिसको एक्सेप्ट कर रहा है NAD+ और बन रहा है NADPH2 और बाकी सारे सेम टू सेम है। ये जो कंपाउंड बना नया कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। क्या बोलेंगे? बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। अब बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बन चुका है। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बन जाने के बाद इस बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम को फर्दर और डिग्रेड किया जाएगा। तो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए को डिग्रेड करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम है थायोलेज एंजाइम। ये थायोलेज एंजाइम इस बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए को तोड़ देता है और यहाँ पे कोएंजाइम ASH को जोड़ता है। कोएंजाइम ASH को जोड़ने पर किस तरीके से कोएंजाइम ASH जुड़ते हैं देखिए। सबसे पहले तो यहाँ से तोड़ देगा, तो RCH2 C डबल बॉन्ड O बचा, RCH2 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद में यहाँ से S और कोएंजाइम A इसको जोड़ दिया यहाँ पे, S और कोएंजाइम A को, ठीक है? इस तरीके से एक कंपाउंड बना एसाइल कोएंजाइम A। क्या बना? एसाइल कोएंजाइम A। और दूसरा जो तोड़ा हुआ भाग है CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA, यहाँ पे H जोड़ देता है, तो क्या बनेगा? CH2 के जगह में CH3 C डबल बॉन्ड O SCOA। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। इस तरीके से एसाइल कोएंजाइम A और एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम A आगे
क्रेब्स साइकिल में यूज़ होगा और एनर्जी बनाया जाएगा। इस एसाइल कोएंजाइम ए को फिर से डिग्रेड किया जाएगा, जैसे हम लोग डिग्रेड किए अभी, वही प्रोसेस अपनाया जाएगा, फिर इसको तोड़ा जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, वो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में। मतलब फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में तोड़ा जाता है। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल में यूज़ किया जाता है। यहाँ जो एसाइल कोएंजाइम ए बचेगा उसको वापस से यही जो ऊपर हमने प्रोसेस किया अभी देखा, वही सेम प्रोसेस से इसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि एसाइल कोएंजाइम ए एक्टिवेटेड फॉर्म होता है फैटी एसिड का, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको तोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, बहुत ही आसान है। अगर कहीं पे भी डाउट है वीडियो में, तो वापस से आप लोग वीडियो देखिए, बहुत ही ईज़ी तरीके से समझ आएगा और मैंने ईज़ी तरीके से बताने का कोशिश भी किया है इसमें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ, आप लोगों तक नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।